जाती है और उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है, जिससे नंदिनी छूट जाती है। महक आहूजा को जमीन पर पटकती है। आहूजा महक की पकड़ से आजाद होते ही नेवला रूप ले लेता है। नागिन, अब तक तेरी लड़ाई सिर्फ साधारण नेवले से हुई होगी, मेरे जैसे शक्तिशाली नेवले से नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ पाप से हुई है और मैंने हमेशा पाप को मिटाया है आहूजा। नरगिस फिर आहूजा पर विष की फुंकार मारती है, लेकिन फुंकार आहूजा के गले में पड़ी माला से टकराकर वापस आ जाती है। मैं तेरा काल हूँ नागिन, तेरा काल। और दौड़कर अपने मुंह से नागिन की गर्दन पकड़ लेता है। नागिन नेवले को चारों तरफ से जकड़ने लगती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो नागिन की गर्दन छोड़ देता है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है नागिन। पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर में उसे मिटना ही पड़ता है आहूजा। आहूजा नागिन पर आग छोड़ता है। फिर नरगिस भी अपनी आंखों से आग छोड़ती है, जिसके कारण नेवले की आग कम हो जाती है। नागिन फिर अपनी शक्ति नेवले पर छोड़ती है, किंतु वो माला में समा जाती है। नागिन समझ जाती है कि जब तक माला आहूजा के गले में पड़ी रहेगी, उसको मारना असंभव है। नरगिस एक विशाल नागिन में बदल जाती है और इससे पहले आहूजा कुछ समझ पाता, वो अपनी पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है, जिससे उसकी माला गिरकर पत्थर से टकरा जाती है। अब तेरा अंत भी निकट है आहूजा, और नेवले को एक पत्थर पर पटक पटक कर मारती है। आहूजा फिर मानव रूप लेकर तड़पने लगता है। गुरुदेव, गुरुदेव। और कुछ ही क्षण में अपना दम तोड़ देता है। कालगुरु के पास रखा नारियल किसी बम की तरह फट जाता है। नहीं, आहूजा नहीं मर सकता, उसके प्राण लेने की ताकत किसी में नहीं है। नागिन, तुमने मेरे हर प्रयास को विफल किया है, लेकिन अब कालगुरु तुझसे तेरे किए का बदला लेगा। मैं आ रहा हूँ नागिन। नरगिस नंदिनी को उठाकर घर की तरफ चल देती है। महक रूप बनाकर नरगिस रेखा के पास पहुंच जाती है। रेखा नंदिनी को गोद में बिठाकर चूमती है और बोलती है, तू ठीक है मेरी गुड़िया? विभा को होश आ जाता है। नंदिनी बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ ताई जी। ये कैसी अनहोनी घटना घटी हमारे घर में, कैसे विश्वास करूं इसका? दीदी, महक ने हमारी नंदिनी को उस बहरूपिये से बचाया है। लेकिन कैसे? सब नागराज की कृपा है। तभी एक आवाज आती है, नागराज नहीं, ये तेरा किया धरा है। महक पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, तू यहाँ भी आ गया कालगुरु? हाँ नागिन, तेरा बल खत्म, तुझे तेरे असली रूप में आना ही होगा इन सब के सामने। कालगुरु, तू ये मत भूल, तू आज भी गलत कर रहा है। सच्चे प्रेम की शक्ति से तू पहले भी हारा है। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करूँगी। पतिव्रता, वो भी एक नागिन? कौन हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? ये कोई बच्ची नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है जो तेरे कुल को खत्म करने आई है। झूठ मत बोलो कालगुरु, मैं सिर्फ अपने नागेश के लिए आई हूँ। हाँ, और तेरी वजह से इसके बेटे को आज मरना होगा इसे। मेरे नागेश को कुछ करने की कोशिश भी मत करना कालगुरु। ये नागेश कौन है और महक क्या सच्चाई है, मुझे बताओ। ये तुम्हें कुछ क्षण में पता चल जाएगा कि कौन क्या है, और तेरा विजय इसका नागेश है। कालगुरु अपनी शक्ति से महक के चारों ओर एक आग का गोला बनाता है। तभी विजय वहाँ आ जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन है? तेरा और तेरी नागिन का काल हूँ मैं। कौन नागिन? पाखंडी, तू चला जा यहाँ से और मेरी महक को छोड़ दे। चला जाऊंगा, पर या तो तेरे प्राण देकर या नागमणि लेकर। हा 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 हा। कालगुरु विजय पर वार करता है, परंतु उसका वार विफल हो जाता है। एक साधारण मानव मेरे वार को सहन नहीं कर सकता, तूने कैसे कर लिया? तभी नागराज की आवाज आती है। क्योंकि नागेश को सब याद आ गया, उसके बारे में, उसके असली रूप के बारे में, और उसकी समस्त शक्तियाँ वापस आ गई हैं। अच्छा, तो तू है नागराज जो इनकी मदद कर रहा है, लेकिन तू भी आज मेरे कहर से इनको नहीं बचा सकता। कालगुरु फिर से विजय पर वार करता है। विजय अपने नागेश रूप में आ जाता है और वार को अपने सीने पर सहन कर लेता है। तूने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे और मेरी नरगिस के साथ, आज मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा दूंगा। कालगुरु हंसते हुए, हा 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 हा, छोटा मुंह और बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, इच्छाधारी नाग। कालगुरु फिर से नागेश पर अपनी शक्ति से वार करता है, जिससे इस बार नागेश घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। नागेश को जमीन पर गिरा देखकर महक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने नरगिस रूप में आ जाती है। फिर अपनी शक्ति से नागेश को ठीक करती है। मेरे होते हुए तू मेरे नागेश का कुछ नहीं कर सकता पाखंडी। ठीक है, तो पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। कालगुरु अपनी शक्ति नरगिस की तरफ छोड़ देता है, परंतु नागेश उठकर उसको अपने ऊपर ले लेता है और दूर जा गिरता है। नरगिस के क्रोध की सीमा पार हो जाती है और वो एक विशाल नागिन के रूप में बदल जाती है। नरगिस कालगुरु के आग के बंधन को अपनी शक्ति से खत्म कर देती है।
मुझे लगा था कि तू एक सिद्ध तपस्वी है, बस कुछ भटक गया है, इसलिए तुझे जीने का एक और अवसर प्रदान किया था, किंतु तू उसके काबिल नहीं है। मैं किस काबिल हूँ नागिन, ये तुझे मेरी शक्तियाँ बताएंगी। काल गुरु नरगिस की तरफ एक शक्ति का गोला फेंकता है। फिर नागिन भी उसकी तरफ वैसा ही गोला फेंक देती है, जिससे एक भीषण विस्फोट होता है और काल गुरु उस धुएं में गायब हो जाता है। इस विस्फोट से पूरा नागलोक हिल जाता है। ये कैसा विस्फोट था नागराज, जिससे नागलोक हिल गया? ये एक प्रेम शक्ति का पाप की शक्ति से टकराव था। नरगिस का कालगुरु से ये युद्ध अत्यंत ही प्रलयकारी हो सकता है। नरगिस की अगर हार होती है तो सारा नागलोक कालगुरु के अधीन हो जाएगा। लेकिन कैसे नागराज? क्योंकि नरगिस की प्रेम शक्ति से प्रभावित होकर मैं खुद उसके शरीर में विराजमान हूँ। उसकी पराजय मेरी पराजय है। कालगुरु ये बात भली भांति जानता है, इसीलिए वो उस पर अधिक शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहा है। नागराज, फिर कालगुरु को पराजित करने का कोई उपाय तो होगा? एक उपाय है। वो क्या है नागराज? महक और विजय की शादी करवानी होगी, जिसके पश्चात उनके प्रेम की शक्ति से एक दिव्य शक्ति का जन्म होगा और वो ही कालगुरु के अंत का कारण बनेगी। उधर विभा और रेखा महक और विजय की सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपना लेते हैं और उनकी शादी की तैयारी करते हैं। विभा नरगिस के पास जाती है और उससे पूछती है, नरगिस बेटा, शादी में शामिल होने के लिए क्या तुमको अपने किसी रिश्तेदार को बुलाना है? नहीं आंटी जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बस मैं चाहती हूँ आप निरूपा और उसके पूरे परिवार को भी बुला लें। विभा निरूपा और उसके परिवार को शादी के लिए बुला लेती है। निरूपा अपने भाई रवीश के साथ शादी में आती है। नरगिस उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। रवीश, तुमको याद है बचपन में जो नागेश और नरगिस की हमने मदद की थी, वो यही है। अच्छा, वैसे तुम बहुत सुंदर हो नरगिस, मुझे इतने साल बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने में ही नागेश वहाँ आ जाता है और रवीश को देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे रवीश को गले लगा लेता है। इतने साल बाद तुमको देखकर बहुत खुश हुई मेरे दोस्त। तुमने बचपन में बहुत मदद करी हमारी, और निरूपा तो आज तक सिर्फ हमारी मदद ही करती आ रही है। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, दोस्त बोला है और एहसान की बात कर रहे हो। कुछ ही क्षण में नरगिस और नागेश की शादी हो जाती है और नरगिस मन ही मन सोचती है, शायद काल गुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो हमारी जिंदगी से दूर चला गया। ऐसे ही खुशी खुशी एक साल बीत जाता है और ना तो कालगुरु ना ही उसका कोई शिष्य नरगिस और नागेश की खुशी में दखल देने आया। नरगिस और नागेश को एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है, जिसका नाम वो काव्या रखते हैं। सब पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी राजी खुशी जी रहे थे। शादी के बाद पहली बार नरगिस नागेश के साथ दिवाली की तैयारी करती है। नरगिस पूरे घर को दियों से सजा देती है। शाम को विभा सबको पूजा के लिए बुलाती है। नरगिस और नागेश मिलकर आरती करते हैं। नरगिस लक्ष्मी पूजा करती है और आरती गाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। और फिर पूरा परिवार पटाखे चलाता है। नरगिस बहुत डरती है पटाखों से, क्योंकि इससे पहले उसने कभी पटाखे नहीं जलाए थे। नागेश नरगिस को फुलझड़ी देता है। पूरा परिवार खुश होता है। नरगिस फिर काव्या को लेकर घर में अंदर चली जाती है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर उसके लिए दूध लेने चली जाती है। पर जब वो वापस आती है तो उसकी बेटी काव्या गायब होती है। नरगिस रोने लगती है और नागेश को बुलाती है। नागेश, नागेश इधर आओ, हमारी बच्ची। क्या हुआ हमारी बच्ची को? नागेश बिस्तर पर देखता है तो काव्या वहाँ नहीं थी। नागेश बोलता है, नरगिस देखो, घर में ही होगी किसी के पास। नरगिस और नागेश पूरे घर में बच्ची को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। तभी नरगिस गुस्से में बोलती है, नागेश, मुझे लगता है काल गुरु वापस आ गया है, वो ही हमारी बेटी को लेकर गया होगा। नरगिस, नागेश और बाकी घर वाले नागराज की पूजा करते हैं और तभी उन्हें नागराज बताते हैं, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है नरगिस। तुम्हारी बेटी को काल गुरु ही लेकर गया है, पर वो तुम्हारी बेटी को साथ लेकर नहीं गया, बल्कि अपने काल को साथ लेकर गया है। पर नागराज, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो एक साधारण इंसान है, वो काल गुरु का काल कैसे बनेगी? नरगिस, भले ही तुम्हारी बेटी छोटी है अभी और अभी एक साधारण इंसान ही है, किंतु उसके माता पिता एक शक्तिशाली नाग नागिन है, जिसके कारण वो एक दिव्य बच्ची है और 18 वर्षों के बाद उसमें भी वो सब शक्तियाँ आ जाएंगी। पर नागराज, अभी मेरी बेटी कहाँ है? तुम काली पहाड़ी के शिव मंदिर जाओ और वहाँ शिव की आराधना करो। उससे तुम्हारा शत्रु खुद भी वश हो जाएगा और तुम्हारे सामने खुद प्रकट हो जाएगा। नरगिस और विजय काली पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और शिव की आराधना शुरू कर देते हैं। पर काल गुरु की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, जिससे हताश होकर नरगिस अपना सिर शिव मूर्ति के चरणों में मारने लगती है। कुछ समय बाद काल गुरु काव्या के साथ वहाँ प्रकट हो जाता है। ये कैसी शक्ति थी जो मुझे यहाँ प्रकट कर दिया?
ये देवों के देव महादेव की शक्ति है, जिसके सामने तेरे जैसे पाखंडी का कोई छल कपट काम नहीं करेगा। कालगुरु नरगिस और नागेश को अपनी शक्ति से बने एक दिव्य गोले में बंद कर देता है, जिससे नरगिस और नागेश छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, किंतु छूट नहीं पाते। बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे भेद नहीं पाते। तब नरगिस नागराज से मदद मांगती है और उनकी मदद के लिए नागराज एक बहुत छोटा सा नाग रूप बनाकर गोले में प्रकट होते हैं। नागराज, पाप के विरुद्ध मेरी सहायता करे। नरगिस, कालगुरु को हराने का सिर्फ एकमात्र उपाय है। वो क्या है नागराज? मैं अपनी समस्त शक्ति तुमको प्रदान करता हूँ, किंतु कालगुरु का अंत तुम्हारी बेटी के हाथों ही संभव होगा। नागराज अपनी शक्ति नरगिस को प्रदान करते हैं और गायब हो जाते हैं। नरगिस गोले को भेद कर बाहर आ जाती है और गुस्से से कालगुरु को बोलती है, कालगुरु, आज तेरा काल तुझे मेरे समीप ले आया है। काल तो आज तेरा और तेरे नाग का आया है। नरगिस क्रोध से भरकर एक विष फुंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है। इतनी शक्ति से फुंकार, मेरे पाँव जमीन से उखाड़ रही है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं हो सकती। नरगिस, मुझे पता है तुझ में देव शक्ति ने प्रवेश किया है, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर कालगुरु अपनी शक्ति से नरगिस की तरफ अग्नि छोड़ता है, परंतु नरगिस उस पर जल वर्षा छोड़ देती है, जिससे अग्नि कम हो जाती है। उसके बाद कालगुरु तेज हवाओं का बवंडर नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस काव्या के पास जाकर गिरती है। काव्या डर के मारे रोने लगती है। नरगिस उसे गोद में उठा लेती है। बस बहुत खेल खेल लिया तेरे साथ नागिन, अब और नहीं। कालगुरु अपनी समस्त शक्ति से बने एक दिव्य त्रिशूल को प्रकट करता है। ले, संभाल मेरे आखिरी बार को। कालगुरु वो त्रिशूल नरगिस की तरफ फेंकता है, परंतु वो त्रिशूल नरगिस के पास आकर रुक जाता है। काव्या नरगिस की गोद में थी। वो तपस्या से प्राप्त त्रिशूल किसी बच्चे की मौत का कारण नहीं बन सकता था। काव्या उस त्रिशूल की नोक को छू लेती है। अपने ऊपर त्रिशूल का प्रभाव न होते देख नरगिस वो त्रिशूल कालगुरु की तरफ फेंक देती है, जिससे कालगुरु का सिर और धड़ अलग अलग जाकर गिरते हैं। कालगुरु के मरने से नागेश भी मुक्त हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और नरगिस बोलती है, नागेश, हमें काव्या का स्पर्श एक बार नागमणि से करवाना होगा, जिससे वो इसकी आगे जाकर रक्षा कर सके। नागेश शिव की मूर्ति के पास जाकर नागमणि को प्रकट करता है और काव्या का स्पर्श उससे करवाता है। नागेश, अब इसे सुरक्षित नागलोक भेज दो, ताकि इसका कोई गलत उपयोग न कर सके। नागेश जैसे ही नागमणि को दोबारा स्पर्श करने वाला होता है, तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली नागेश को लग जाती है। नरगिस जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वो बोलती है, रवीश, तुम? नरगिस गुस्से से रवीश की तरफ बढ़ती है। तभी रवीश दूसरी गोली चला देता है और नागमणि उठाकर भाग जाता है। नरगिस भी घायल हो जाती है और नागेश के पास जाकर गिरती है। नागेश, नागेश। तब तक नागेश अपने प्राण त्याग चुका होता है और विभा भी वहाँ आ जाती है और रोते रोते नरगिस के पास बैठ जाती है। विभा काव्या को गोद में बिठा लेती है। मम्मी जी, मुझसे वादा करिए, आप मेरी बेटी को भी उतना ही प्यार देंगी जितना मुझे दिया है। आज से इसकी सब कुछ आप हैं, इसकी माँ बाप सब कुछ आप हैं। 18 वर्ष बाद इसमें वो समस्त शक्ति आ जाएगी जो मुझ में और नागेश में थी, और ये अपने माता पिता की मौत का इंतकाम रवीश से जरूर लेगी। नरगिस इतना बोलकर अपने प्राण त्याग देती है। जैसा कि पिछले सीजन में दिखाया गया था कि नरगिस और नागेश की मौत हो गई थी और उनका खूनी था रवीश, जो कि उन्हें मारकर उनसे नागमणि लेकर भाग गया था। और मरते समय नरगिस अपनी बेटी काव्या को अपनी सास विभा को सौंप गई थी। अब आगे काव्या की दादी विभा ने आसपास के हॉस्टल या पीजी में रहने वाले बच्चों के लिए टिफिन बना बनाकर काव्या को पढ़ाया था। और जैसे जैसे काव्या बड़ी हो रही थी, वह भी अपनी दादी का हाथ बटाया करती थी। साथ ही वो अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा दिया करती थी। बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उसने इसी साल अपना हाई स्कूल पास किया था, और वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। एक दिन दादी पोती दोनों कमरे में बैठी हुई थी। तभी काव्या अपनी दादी के गले में दोनों हाथ डालकर झूलते हुए बोली, दादी, 2 महीने बाद तो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे आने वाला है, आप मुझे क्या तोहफा देंगी? बेटा, तुझे देने के लिए है ही क्या, मैं तो बस तुझे आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। तभी उन्हें याद आया कि मरते समय नरगिस ने कहा था कि काव्या के 18 साल होने पर उसमें उसके माता पिता की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगी। लेकिन उन्होंने ये बात उसे नहीं बताई और सामने बोली, भगवान तुझे खुद ही ऐसा तोहफा भेजने वाले हैं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी मेरी लाडो। क्या दादी? कुछ भी तो नहीं लाडो, चल खाना खा ले, फिर तुझे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी तो जाना है। काव्या अब केवल वही तो थी जो अपने माता पिता के मरने के बाद अपनी दादी का आखिरी सहारा थी। काव्या खाना खाकर कॉलेज के लिए निकल गई। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची तो उसने गेट पर कुछ लड़कों का ग्रुप देखा जो कि वहां से गुजरती हुई लड़कियों पर छीटाकशी कर रहे थे। जब काव्या वहां से निकलने लगी तो उनमें से एक लड़के ने उसका रास्ता रोक लिया
बड़ी जल्दी में हो बुलबुल, हमसे जरा मुलाकात तो करती जाओ। मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती। तभी उन लड़कों का बॉस, जिसका नाम राज था और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, उसकी तरफ मुड़ गया। तो किस तरह के लोगों की लगती हो, हम वैसे ही बन जाते हैं, क्यों भाइयों? कहते हुए राज ने आगे बढ़कर उसे किस करने की कोशिश की, तो काव्या ने गुस्से में उसे एक चांटा मार दिया, जिसकी वजह से राज के गाल पर उसकी 5 उंगलियां छप गईं और वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। चारों तरफ से सबके हंसने की आवाजें आ रही थी। जो लोग उसे उसकी अमीरी की वजह से सामने से कुछ नहीं कह पाते थे, वो सब आज बहुत खुश थे। अपनी औकात में रहो मिस्टर, औकात तो तेरी तुझे मैं दिखाऊंगा। कहकर राज वहां से चला गया और पीछे पीछे उसका ग्रुप भी चला गया। काव्या ने अपना एडमिशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया। 2 दिन बाद काव्या अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखकर खुशी से झूम उठी और अपनी दादी को दिखाने लगी। दादी देखो ये क्या आया है। क्या है काव्या, ऐसे बता देना, देख मैं अभी खाना बना रही हूँ। मुझे एडमिशन मिल गया दादी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगले दिन से ही काव्या ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। शुरू के 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन फिर आया शरारतों का अंबार और राज छोटे से ब्रेक के बाद फिर से कॉलेज आना शुरू हो गया था। आते ही उसने काव्या को निशाना बनाया। राज काव्या का सीनियर था। यूं तो वो इंटेलिजेंट था, लेकिन घर वालों के लाड़ प्यार और गलत संगत में शरारती भी हो गया था। हे हवा हवाई, इधर आ, अपना इंट्रो दे। काव्या मासूमियत से, लेकिन मुझे इंट्रो देना नहीं आता। ओए, मैडम को इंट्रो देना सिखा। उस लड़के ने अपना पूरा इंट्रो दे दिया। चल अब तू बता। काव्या ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपना इंट्रो दे दिया और वहाँ से जाने लगी। कहाँ चली? मैंने जाने के लिए बोला था क्या? वो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, तो क्लास को छोड़, क्लास तो आज तेरी यहीं लगेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मिस हो जाएगा। इम्पोर्टेंट लेक्चर? चल फिर तो मैं लेक्चरर को यहीं बुला देता हूँ। कहकर उसने अपने लेक्चरर को भी वहीं बुला लिया, जो उसके फादर के एहसानों तले दबा हुआ था। और राज को मना करने की तो पूरे कॉलेज में किसी की हिम्मत भी नहीं थी। इसी तरह आए दिन दोनों के बीच किसी न किसी बात पर नोक-झोंक होने लगी। और फिर एक दिन कॉलेज वालों ने एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को ले जाया जाना था। पिकनिक वाले दिन सभी को शाम को पिकनिक पर जाने के लिए बस पकड़नी थी और एक एक कर सभी स्टूडेंट्स बस में आ गए। सभी मस्ती करते गाते गुनगुनाते जा रहे थे। तभी अचानक जंगल से होकर गुजरते हुए उनकी बस खराब हो गई। ड्राइवर ने सबको कुछ देर के लिए बाहर बैठने के लिए कहा। यह पूर्णिमा की रात थी और चांद अपने पूरे शबाब पर था। सब लोग बस से उतर चुके थे। ड्राइवर अपने असिस्टेंट की हेल्प से बस को सही करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी बात पर राज और काव्या की एक बार और नोकझोंक हो गई। काव्या गुस्से में, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं जो हूँ सो हूँ, उसमें समझने जैसी क्या बात है? अगर तुम्हें अपने पैसे का घमंड है तो उसे अपने पास ही रखो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। एक लेक्चरर। तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो, कभी किसी बात पर साथ भी हो लिया करो। उसी समय ड्राइवर वहाँ आ गया। चलो भैया, सब लोग बस के अंदर चलो, बस अब ठीक हो गई है। सारे बच्चे अभी एक जगह इकट्ठे हो ही रहे थे कि तभी एक आवाज गूंज उठी। रुक जाओ। सभी अपनी जगह पर ही ठिठक गए। तभी उन्होंने देखा कि उन सबको गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया था। गुंडों के घेरते ही सभी लोग बहुत डर गए और सभी चीखने चिल्लाने लगे। एक गुंडा, अरे ओ खामोश हो जाओ सब, अब की बार आवाज आई तो काट कर रख दूंगा। कहकर उस गुंडे ने अपनी पीछे की जेब में से चाकू निकालकर चमकाया, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स एकदम से चुप हो गए। उन गुंडों ने सभी को पकड़ लिया और उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। तभी दूसरा गुंडा, सभी लोग अपने पास मौजूद रुपए पैसे खाने पीने का सामान निकाल कर बाहर रख दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो जान से जाओगे भैया। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक और कड़कती हुई आवाज आई। गुंडों का सरदार, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, सारा सामान नीचे रखो। तीसरा गुंडा ड्राइवर से, तुम इस बस को स्टार्ट करके रखो जिससे कि हम यहाँ से निकल सकें। तभी एक गुंडे ने एक चादर एक पेड़ के नीचे बिछा दी। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने फोन पर्स निकाल कर रखने लगे। वहीं धीरे धीरे चांद बादलों के पीछे छिपता जा रहा था और उधर काव्या को सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। काव्या की फ्रेंड, अरे क्या हुआ तुझे, तू इस तरह से पीली क्यों पड़ती जा रही है? काव्या की आवाज धीमे होते हुए, पानी पानी। धीरे धीरे काव्या का रंग बदलता जा रहा था। तभी एक लेक्चरर ने काव्या को बस में लिटाकर आने के लिए गुंडों से पूछा। भाई साहब, इस लड़की की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसे बस में जाकर लेटने दीजिए। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर जाए। काव्या का पर्स और मोबाइल चादर पर डालकर उसकी 2 दोस्त उसे लेकर बस में छोड़कर आ गई। इसी दौरान काव्या का रंग बदलता ही जा रहा था और वह रंग बिरंगे रंग बदल रही थी। फिर वह बेहोशी की हालत में अपनी माँ को पुकारने लगी।
माँ, तुम कहाँ हो माँ? आज तुम यहाँ होती तो क्या मेरी ये हालत हो रही होती? तुम और बाबा कहाँ चले गए माँ? क्या तुम्हें बिल्कुल मेरी याद नहीं आती? माँ, लौट आओ ना माँ। उसी पल नागगुरु ये सब सुन रहे थे। जो सब काव्या ने कहा, सब कुछ नागगुरु ने सुना था। सोचते सोचते काव्या बेहोश हो गई। उस समय चांद पूरी तरह से बादलों के पीछे छुप चुका था और काव्या का रंग भी काला हो गया था। उन्होंने उसी समय अपनी नाग सेना के सेनापति को बुलाया। सेनापति, आज हमारे परिवार के एक सदस्य को हमारी जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाकर उसकी मदद करो और उन सबको उन गुंडों से बचाओ। नाग सेना के सेनापति। जी गुरुदेव। ये कहकर नाग सेना का सेनापति वहां से चला गया और अपनी नाग सेना को लेकर उस तरफ बढ़ने लगा जहां काव्या की बस खराब हुई थी। सारे नाग उसके एक आह्वान पर उस तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अभी गुंडे ज्यादातर लोगों से उनका सामान ले चुके थे और कुछ ही लोग बाकी थे जो अपना सामान अपने हाथ में लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गुंडों का सरदार गुस्से में, थोड़ी जल्दी करो, हमें पूरी रात यहाँ नहीं निकालनी है। यह सुनकर साथी गुंडे अपनी बंदूकों से एक एक लड़के को धकेलने लगे और जल्दी जल्दी उनसे सामान चादर पर डलवाने लगे। जैसे ही उन्होंने राज के बंदूक अड़ाई, वह गुस्सा हो गया। ओए, तू क्या समझता है खुद को? तमीज से रह, नहीं तो क्या, बोल बे। कहकर उस गुंडे ने राज को धक्का मार दिया। ये देखकर उसने उस गुंडे को जोर से धक्का मारा, जिस वजह से वह गुंडा नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर बाकी गुंडे उसकी मदद को आगे आ गए और राज को पीटने लगे और उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। वो लोग उस पर गोली चलाने ही वाले थे, लेकिन ठीक उसी टाइम पर नाग सेना का सेनापति अपनी नाग सेना के साथ वहां पर पहुंच गया और गुंडे सांप सांप कहते हुए वहां से भागने लगे। उधर इतने सारे सांपों को एक साथ देखकर स्टूडेंट्स भी बहुत घबरा गए थे। गुंडे और स्टूडेंट्स एक साथ। अरे, ये इतने सारे सांप एक साथ कहाँ से आ गए? सभी नाग सेना ने गुंडों को दबोच लिया। कोई सांप किसी के हाथ पर, तो कोई किसी के पैर पर, तो कोई गर्दन पर लिपट गए, लेकिन किसी भी सांप ने किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया। स्टूडेंट्स यह देखकर थोड़े सरप्राइज्ड भी थे। सांपों के काटने से कुछ गुंडे वहीं मर गए, कुछ को काट खाया, वो दर्द से इधर उधर पड़े हुए तड़प रहे थे, और कुछ भाग गए थे जिनमें सरदार भी था। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने राज को पेड़ पर से खोला और कुछ ने सामान वाली चादर उठाई और बस की तरफ बढ़ने लगे। एक लेक्चरर स्टूडेंट से, सब लोग जल्दी करो और बस में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुंडे फिर से आ जाएं या फिर ये सांप हमें नुकसान पहुंचा दें। लेक्चरर बस ड्राइवर से, ड्राइवर जल्दी करो, हमें बस को जल्दी से किसी हॉस्पिटल में लेकर जाना है। उधर सारे सांप अपना सारा काम पूरा कर चुके थे, तो वो लोग वापस अपने स्थान की तरफ लौटने लगे और नाग सेना का सेनापति दूर खड़ा हुआ उन्हें बस में जाते हुए देख रहा था। बस ड्राइवर और उसका असिस्टेंट भी अब तक बस में पहुंच चुके थे, तो सभी बस के अंदर आ गए। तभी धीरे धीरे चांद बादलों से बाहर निकलने लगा और काव्या का रंग फिर से सही होने लगा था, लेकिन अभी तक उसकी बेहोशी टूटी नहीं थी और वो बस की लास्ट सीट पर लेटी हुई थी। बस ड्राइवर ने बस जल्दी से आगे बढ़ा दी और जंगल से होते हुए पक्के रास्ते पर ले आया। अभी वो लोग कुछ दूर चले ही थे कि चांद पूरी तरह से बादलों से बाहर आ गया और जैसे ही उसकी रोशनी काव्या के चेहरे पर पड़ी तो उसका रंग बिल्कुल पहले जैसा हो गया और वो होश में आ गई। काव्या ने सीट पर बैठते हुए कहा, गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं और वो गुंडे कहाँ हैं जिन्होंने हमें घेर लिया था? अचानक आई उस आवाज से सभी सरप्राइज्ड हो गए और पीछे की तरफ देखने लगे। काव्या उन सबको यूं सरप्राइज होते देखकर खुद भी सरप्राइज्ड हो गई। क्या हुआ गाइस, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और हम तो पिकनिक पर जा रहे थे ना? तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसीलिए हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं बेटा। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर काव्या अपनी सीट पर से खड़ी हो गई और आगे की तरफ आ गई। ये देखकर सभी सरप्राइज्ड थे और खुश भी थे कि अब उनकी पिकनिक खराब नहीं होगी। वो लोग वापस पिकनिक स्पॉट पर जाने के लिए मुड़ गए। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि उसकी तबीयत खराब थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो सब पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए, जो कि पहाड़ों से घिरी हुई बहुत ही खूबसूरत सी घाटी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था और आसपास का इलाका भी बहुत ही सुंदर था। ड्राइवर ने बस को एक जगह पर ले जाकर रोक दिया। शाम हो चुकी थी, गर्मियों का मौसम था और खूबसूरत वातावरण था। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना सामान उठाकर नीचे उतर आए, कुछ लड़कियां खुश होते हुए। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है और यहाँ तो वाटरफॉल भी है। यहाँ नहाने में कितना मजा आएगा ना। लड़के भी अपने अपने ग्रुप्स बनाकर इधर उधर घूमने लगे। लेक्चरर सभी को एक जगह इकट्ठा करते हुए, देखो बच्चों, वैसे तो तुम सब समझदार हो, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हम तुम लोगों को बता दें कि यहाँ सांप बिच्छू जैसे जानवर हो सकते हैं, तो तुम सभी सावधान रहना और एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जाना। ओके सर। और उसके बाद सारे बच्चे अपने ग्रुप्स में चले गए। राज और उसके दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे
और कुछ तो शरारत करने का प्लान बना रहे थे। राज का एक दोस्त दूर खड़ी हुई लड़कियों को देखते हुए बोला, यार उन लड़कियों को परेशान करते हैं, कुछ तो नया मिले ट्रिप पर। लेकिन हम करेंगे क्या? यहाँ तो कुछ है भी नहीं जिससे हम उन्हें परेशान कर सकें। वो मैं देख लूंगा। सभी इस बात पर रेडी हो गए और उन लड़कियों की तरफ चल दिए। अभी वो लोग उन तक पहुंचे भी नहीं थे कि तभी अचानक एक लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की चिल्लाते हुए, किसी ने मुझे काटा, कोई मुझे बचाओ, हेल्प मी प्लीज। राज और उसके दोस्त उस लड़की के पास तक पहुंच चुके थे और वो लोग हैरान थे कि उन्होंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, फिर यह लड़की ऐसे क्यों चिल्ला रही है। वो लोग राज से इशारे में पूछने लगे तो राज ने अपने कंधे उचकाकर पता नहीं में जवाब दिया। सभी लोग उस लड़की के पास आ गए और उससे तरह तरह के सवाल करने लगे। क्या हुआ तुझे? अभी तो सब सही था, इतनी सी देर में क्या हो गया? लेक्चरर गुस्से में, क्या हो रहा है यहाँ, कोई मुझे बताएगा? लेक्चरर राज और उसके दोस्तों को वहां खड़े हुए देखकर उन्हें डांटने लगे। राज, ये जरूर तुम्ही लोगों की शरारत होगी, बताओ तुम लोगों ने क्या किया है? राज गुस्से में लेक्चरर को घूरते हुए, ये हमारी वजह से नहीं हुआ है सर, बल्कि ये तो हमारे आने के पहले से ही इसी तरह से चीख रही थी। तभी काव्या वहां आ गई और उस लड़की को देखते ही अचानक से बोली, ये राज और उसके दोस्तों ने नहीं किया, ये सब किसी सांप का किया धरा है। और ये कहकर काव्या उस लड़की के पास पहुंची और उसे देखने लगी। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और वह लड़की बिल्कुल सही हो गई। जिस तरह से काव्या ने उस लड़की को ठीक करने से पहले कहा और उसे ठीक किया, बाकी सबके साथ साथ खुद काव्या को भी समझ में नहीं आया। किसी को भी वह तेज रोशनी नजर नहीं आई थी। काव्या को भी अपनी शक्ति का कोई खास एहसास नहीं हुआ था और राज तो काव्या को अपने फेवर में बोलते हुए देखकर हैरान था। उस लड़की के ठीक होते ही सभी अपनी मस्ती में मस्त हो गए, लेकिन एक लड़की काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। हे, कौन हो तुम और तुमने उस लड़की को कैसे ठीक कर दिया? काव्या कुछ सोचकर बोली, क्यों, मेरा नाम भी भूल गई क्या? और मैंने किसी को भी ठीक नहीं किया, वो तो अपने आप ही ठीक हो गई। अरे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? बिल्कुल, कहकर उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। दूर खड़ा हुआ राज उस समय काव्या की ही तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद काव्या एक तरफ अकेली खड़ी थी। राज के दोस्त दूर खड़े हुए बातें कर रहे थे और राज का ध्यान उनकी बातों की जगह काव्या पर था। राज काव्या के लिए कुछ फील करने लगा था, क्योंकि पूरे कॉलेज में अकेली वही लड़की थी जो डर से टक्कर ले सकती थी। उसे वह पसंद आने लगी थी। फिर अचानक ही वह काव्या की तरफ चलने लगा। उसके दोस्त बातों में लगे रहे और वह काव्या की तरफ बढ़ता रहा। अभी राज थोड़ी दूर पर ही था कि तभी काव्या को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसे लगा जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत कंफ्यूज्ड हो गई। धीरे धीरे आवाज तेज होती जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे राज पर पड़ी, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था और उसके बढ़ते हुए एक एक कदम के साथ वह आवाज तेज हो रही थी। काव्या, काव्या, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तभी काव्या को लगता है कि कहीं राज फिर से उसे परेशान करने के लिए उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। वह गुस्से में राज को घूरने लगी और वो उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसने सुना, राज से कुछ भी नहीं कहोगी, उसने कुछ भी नहीं किया है। आप कौन हैं? मैं नागगुरु हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नागगुरु? आप मुझे कैसे जानते हैं और आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से वापस अपने घर पहुँचो। उसी समय राज उसके पास पहुंच गया और उसे बड़बड़ाता हुआ देखकर उससे पूछ बैठा, किससे बात कर रही हो काव्या? काव्या घबराते हुए, नहीं तो किसी से भी तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे बात कर ही क्यों रही हूँ। राज अभी कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी लेक्चरर ने सबको डिनर के लिए बुला लिया और काव्या वहाँ से चली गई। राज वहीं पर खड़ा रह गया। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। राज अपने मन में, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं किसी तरह से अपने मन की बात काव्या से अपने दिल की बात करके ही रहूंगा। फिर डिनर के बाद उन्होंने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके कैंप फायर का अरेंजमेंट किया और वहां पर वो लोग इकट्ठे होकर तरह तरह के गेम्स खेलने लगे। फिर उन्होंने 2 ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप में लड़के और दूसरे में लड़कियां थीं और उन्होंने डम शराड्स खेलना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने पेयर्स बना लिए थे, जिसमें एक लड़की एक्ट करती तो लड़का गैस करता और लड़का एक्ट करता तो लड़की गैस करती और जवाब नहीं दे पाने पर पेनल्टी पॉइंट्स थे। जिस टीम के पेनल्टी पॉइंट्स ज्यादा होते वो लूजर होता। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स की चांस आ रही थी। फिर जब राज की बारी आई तो सामने काव्या थी। राज को एक फीलिंग को एक्ट करना था और उसने सबसे पहले 3 फिंगर्स दिखाई, जिसका मतलब था 3 वर्ड्स थे। काव्या ने गेस कर लिया। फिर राज ने अपने हाथ को अपने सीने पर रखकर इशारा किया। काव्या ने सोच कर कहा, आई। राज ने अपने दोनों हाथों से हार्ट का साइन बनाया
लव? फिर राज ने काव्या की तरफ इशारा किया, जिससे काव्या समझ नहीं पाई। राज ने फिर से बताया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। गेम में गेस करने के लिए 3 ही चांस थे। काव्या 2 को गंवा चुकी थी। राज ने स्टार्टिंग से आई और लव का इशारा किया, और जब फिर से काव्या की तरफ इशारा किया तो काव्या रिप्लाई नहीं कर पाई और उसकी टीम पर पेनल्टी पॉइंट आ गया। फिर राज ने रिप्लाई करने के साथ बहुत ही पैशनेट वॉइस में कहा, जैसे कि वो उसे प्रपोज कर रहा हो, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। इस पेनल्टी पॉइंट की वजह से गर्ल्स की टीम हार गई थी। फिर वो लोग अपने अपने टेंट्स लगाकर सो गए। अगले दिन अपने रूटीन के हिसाब से सुबह जल्दी उठकर काव्या टेंट से बाहर निकल आई और देखा कि अभी कोई जगह ही नहीं था। वह वाटरफॉल के पास चली गई। थोड़ी देर तक वह इधर उधर वहीं घूमती रही। तभी राज फिर से उसके पास आ गया और उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। काव्या, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? राज, स्टॉप इट। तुम हमेशा कोई ना कोई प्रैंक लेकर मेरे सामने होते हो। अब क्या नया मिल गया तुम्हें? इसके पहले कि वह कुछ और बोल पाता, काव्या वहां से चली गई। वो उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सभी जाग गए हैं, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और एक तरफ जाकर एक्सरसाइज करने लगा। फिर सभी स्टूडेंट्स वाटरफॉल में नहाने और मस्ती करने लगे। फिर दोपहर का खाना खाकर वो लोग वापस शहर जाने के लिए निकल गए। घर आने के बाद काव्या के दिमाग में नागगुरु और राज की ही बातें घूम रही थी, तो वह थोड़ी सैड हो गई थी। तभी उसकी दादी उसके पास आकर बैठ गई और उससे पिकनिक के बारे में पूछने लगी। काव्या ने सब कुछ बता दिया तो दादी थोड़ी परेशान सी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि काव्या को उसके पास्ट के बारे में कुछ पता चले, लेकिन काव्या के साथ घटी उस घटना से साफ था कि अब वक्त नजदीक आ रहा था कि उसे सब पता चल जाएगा। फिर अचानक ही काव्या पूछ बैठी, दादी, मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ था? बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। क्यों दादी? मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, होनी पर कहाँ किसी का जोर चलता है, कहकर दादी ने काव्या को अपने गले से लगा लिया और चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। वो काव्या के आगे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। फिर दादी और पोती अपने अपने कामों में लग गईं। तभी अचानक काव्या को फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, जो कि नागगुरु की थी। हमें तुम्हें कुछ बताना है काव्या। कौन? नागगुरु आप? हाँ, हम। तुम्हें अपने बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में सब जानना है ना? काव्या कुछ सोचकर, हाँ, जानना तो है, लेकिन आप सामने क्यों नहीं आते? आप मेरे सामने आकर मुझे सब कुछ बताइए। तो तुम आज शाम को 7 बजे काली पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में आ जाना। हम वहीं तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ठीक है। उसके ये कहते ही उसे वो आवाज सुनाई देनी बंद हो गई और वो शाम 7 बजे का इंतजार करने लगी। शाम के लगभग 6:45 बजे काव्या अपनी दादी से बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहकर निकली और वह बाजार की तरफ न जाकर काली पहाड़ी के रास्ते में मुड़ गई। वह पहली बार उस पहाड़ी पर जा रही थी, तो उसके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन उसे अपने माता पिता के बारे में सब कुछ जानना था, तो वह आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वह पहाड़ी के नीचे पहुंच चुकी थी। फिर उसने सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। अभी वो कुछ कदम ही बढ़ा पाई थी कि तेज हवाएं चलने लगी। मंदिर में लगी घंटियों की आवाजें आने लगी। जैसे जैसे वह मंदिर की ओर बढ़ती जा रही थी, हवा की रफ्तार और घंटियों की आवाजें बढ़ती जा रही थी, लेकिन काव्या ने अपने कदम रोके नहीं, बल्कि वह और तेज चाल से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। और जब तक वो मंदिर में पहुंची तो सब कुछ जैसे शांत हो गया था, मानो बस उसके साहस की परीक्षा ली जा रही थी। वो पूरे मंदिर में घूम आई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वह शिवजी की विशाल मूर्ति के सामने आकर खड़ी हो गई। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी। तुम बहुत बहादुर हो काव्या। अब हम तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि तुम अपने साहस से सारे काम सही कर सकती हो। लेकिन आप मेरे सामने तो आइए। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही। तभी एक साधु शिवलिंग के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गए और काव्या को चौंकता हुआ देखकर उससे बोले, लो, हम आ गए। तो आप ही नागगुरु हैं? हाँ। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा सदैव कल्याण हो। बताइए गुरुदेव, आप मुझे क्या बताना चाहते थे? मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिससे कि तुम किसी प्रकार की मुसीबत में ना पड़ो। मुसीबत? किस तरह की मुसीबत गुरुदेव? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगी? अभी तुम्हें अपनी जिंदगी का सच नहीं पता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो बालिके। तो बताइए गुरुदेव, क्या है वो सच जिससे मैं अनजान हूँ? लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। जी गुरुदेव। काव्या, तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारे माता पिता नरगिस और नागेश इच्छाधारी नाग नागिन थे। चौंकते हुए, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ। गुस्से से, लेकिन कुछ नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता।
आप बताइए गुरुदेव। तो सच्चाई यही है कि तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारे माता पिता नाग नागिन थे, जिनका उन्हीं के दोस्त रवीश ने कत्ल कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मुझे तो दादी ने बताया था कि मेरे माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, फिर कोई उन्हें कत्ल कैसे कर सकता था? तुम्हारी दादी ने तुमसे झूठ बोला था, जिससे कि वो तुम्हें आने वाले खतरों से बचा सके, लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले खतरों से वो इस तरह से तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएंगी ही आएंगी, और जब आएंगी तब तुम्हें उन खतरों से सामना करना ही होगा। कैसे खतरे गुरुदेव? जब तुम्हारे माता पिता ने कालगुरु का सिर धड़ से अलग करके मौत के घाट उतारा था, उसी वक्त उनके दोस्त रवीश ने उन्हें पीछे से मारकर नागमणि हासिल कर ली थी। अब वो नागमणि वापस शिव शंकर के पास पहुंचानी है, और उस कार्य में केवल तुम ही मदद कर सकती हो। लेकिन जब तुम उस काम को करने के लिए जाओगी, तब तुम्हें कालगुरु, जो कि तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो चुका है, और रवीश, जो तुम्हारे माता पिता का कातिल है, उन दोनों से ही तुम्हें लड़ना होगा, और इसमें तुम्हारी जान को खतरा ही खतरा है। नागगुरु ने काव्या को सब कुछ बता दिया था और साथ ही आने वाले खतरों से सावधान भी कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल काव्या के जहन में घूम रहे थे, जिन्हें नागगुरु ताड़ गए थे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकती हो, और साथ ही जब भी कभी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो काली पहाड़ी पर बने इसी शिव मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें यही मिलूंगा। लेकिन ये शक्तियाँ मुझे मिलेंगी कैसे? ये सब शक्तियाँ तुम्हें अपने 18वें जन्मदिन पर नागराज के द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को शक्तियाँ दी थी। और उस समय तुम्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें अपनी शक्तियों का पता चलेगा। नागराज कौन है गुरुदेव? नागराज नागों के राजा है और वे नागलोक में रहते हैं। वे हमेशा जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम जाओ, शिव शंकर सदा तुम्हारा कल्याण करें। जी गुरुदेव, प्रणाम, कहकर काव्या वहाँ से चल दी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे। वो नागगुरु की ही बातों को याद कर रही थी। एक आदमी जिसके बड़े बड़े बाल, तीखे नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी, एक जगह बैठकर तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए घोर तपस्या कर रहा था। उसके सामने एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और उसके आसपास राख से एक गोला बना हुआ था, जिसमें तंत्र मंत्र करने के लिए सब सामान रखा हुआ था। उस आदमी के सामने एक खोपड़ी रखी हुई थी और एक काले रंग के पात्र में कुछ द्रव्य भरा हुआ था। वो आदमी मंत्रोच्चार करते हुए उस द्रव्य के छींटे कभी उस खोपड़ी पर तो कभी उस अग्नि के कुंड में डाल रहा था। बीच बीच में अग्नि की लपटें तेज हो जाती तो कभी कम हो जाती, लेकिन वो आदमी सब तरफ से बेखबर अपनी तंत्र क्रिया में लगा रहा। तभी उसने कुछ मंत्र बोले और उस काले पात्र में से छींटे अग्नि कुंड में डाले और एक तेज आवाज के साथ कुंड में से सफेद धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे रंगीन होता जा रहा था। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और जोर से हंसते हुए बोला, मेरी साधना सफल हुई, हा 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 हा। तभी धुआं कम होने लगा और उसमें से एक मोरनी प्रकट हुई। मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? स्नेहा, मैंने तुम्हें उस नागिन की बेटी को मारने के लिए बुलाया है, और तुम जल्दी से जल्दी उसे खत्म करके मुझे खुशखबरी दो, हा 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 हा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कहकर मोरनी एक सुंदर सी लड़की में तब्दील हो गई और वहाँ से गायब हो गई। और उसके जाने के बाद वो आदमी बोला, अब तुम्हारी बेटी को मेरे प्रहार से कौन बचाएगा नरगिस? जब काव्या घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी और उसकी दादी उसके लिए परेशान हो रही थी। उसके आते ही दादी बोल पड़ी। दादी परेशान होते हुए, कहाँ चली गई थी काव्या? तुम्हें पता भी है कि बाहर कितने खतरे हैं। दादी परेशानी में बोल तो गई, लेकिन जब तक वो समझ पाती, काव्या बोल उठी, कैसे खतरे दादी? कुछ भी नहीं बेटा। आप मुझे भले ही कुछ भी ना बताओ दादी, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे माता पिता कार एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि उन्हें उन्हीं के दोस्त रवीश ने उनकी नागमणि के लिए मारा था। दादी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और काव्या के दोनों कंधे पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? ये सुनकर काव्या ने उन्हें सारी बातें बता दी और उनसे रवीश के बारे में पूछने लगी। दादी, ये रवीश कैसा दिखता है और ये कहाँ मिलेगा? मैं उससे अपनी माता पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगी। दादी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा, ये तो मैं नहीं जानती कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन वो अपनी बहन निरूपा के साथ तुम्हारे माता पिता की शादी में आया था, तो उनकी शादी की एल्बम में उसकी फोटो जरूर होगी। ये कहकर दादी ने उसके माता पिता की शादी का एल्बम निकालकर उसे दे दिया और पन्ने पलटते हुए उसे रवीश और निरूपा की फोटो दिखाई, जिसे देखकर काव्या को बहुत तेज गुस्सा आ गया
और वो उस फोटो को ऐसे देखने लगी कि उस फोटो के जरिए ही वो रवीश को खत्म कर देगी। फिर दादी ने उसे धैर्य रखने के लिए और उसके 18वें जन्मदिन का इंतजार करने के लिए कहा। खाना खाकर दादी सो गई, लेकिन काव्या रात भर करवट बदलती रही। उधर राज ने पिकनिक से आने के बाद पिछले कुछ दिनों से काव्या के आसपास रहना शुरू कर दिया था और वो उसकी गुड बुक्स में आने लगा था। लेकिन राज ने फिर काव्या को प्रपोज नहीं किया। वो इंतजार कर रहा था कि काव्या खुद उससे कुछ कहे, लेकिन काव्या के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो तो रात दिन बस अपने माता पिता के कातिल को मारने के बारे में ही सोचा करती थी। कुछ दिन बाद राज कॉलेज शुरू होने से पहले बाहर खड़ा होकर काव्या के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाहता था। लेकिन जब वो आई तो वो उससे यूं ही बातें करने लगा। तभी वो मोरनी, जिसे तांत्रिक ने मंत्र शक्तियों से काव्या को मारने के लिए बुलाया था, एक लड़की के रूप में वहां से गुजरी और राज को वहां खड़ा हुआ देखकर रुक गई। राज को काव्या से बातें करते देखकर काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, अरे राज, तुम यहाँ कैसे? अरे स्नेहा, तुम बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कहाँ चली गई थी? मैं तो पापा के साथ आउट ऑफ टाउन थी, लेकिन तुम ऐसे मिडिल क्लास लोगों से कब से बात करने लगे हो? ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। तुम्हें कम से कम अपनी रेप्यूटेशन का ख्याल तो रखना चाहिए। राज और स्नेहा बातें करने लगे और उसी बीच काव्या वहां से चली गई। राज को उससे बात न कर पाने का दुख था, लेकिन स्नेहा उसके पापा के फ्रेंड की बेटी थी और उसके बचपन की दोस्त भी, तो वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। फिर इधर उधर की बातें करने के बाद वो लोग वहां से अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर सभी लोग काव्या को घेर कर खड़े हैं। ये देखकर राज थोड़ा हैरान था। उसने पता किया तो पता चला कि 2 दिन बाद काव्या का बर्थडे आने वाला था और सभी फ्रेंड्स उससे पार्टी देने के लिए कह रहे थे। लेकिन नाइट क्लब की पार्टी को अफोर्ड करना काव्या के बस में नहीं था, इसलिए वो बहाना बना रही थी। तभी राज बोल उठा, काव्या की बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से होगी और उसमें पूरी क्लास इनवाइटेड है। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन काव्या, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुमने पार्टी एक्सेप्ट नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम अभी तक मुझे पहले वाला राज ही समझती हो और तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। ये सुनकर काव्या चुप हो गई और उसने पार्टी के लिए अपनी सहमति दे दी। और ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे, सभी एक साथ। 2 दिन बाद काव्या एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर रेडी हो रही थी। वो ड्रेस आज ही राज ने उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में गिफ्ट की थी, जिसके लिए उसने मना तो बहुत किया था, लेकिन राज ने आखिरकार उसे न केवल वो ड्रेस लेने के लिए कन्विंस कर लिया था, बल्कि शाम को पार्टी में उसे पहनने के लिए भी मना लिया था। उसी ड्रेस के साथ ही मैचिंग एक्सेसरीज भी रखी हुई थी, जिन्हें पहनकर काव्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे सामने कोई प्रिंसेस खड़ी हुई हो। आज वो बहुत खुश थी, जिसे देखकर दादी भी खुश हो रही थी, लेकिन साथ ही उनके मन में कुछ चल रहा था। दादी खुद से बोलते हुए, आज तो काव्या का जन्मदिन है। आज वो पूरे 18 साल की हो जाएगी और उसे उसके माता पिता की सारी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर उसकी जिंदगी में भी खतरे शुरू हो जाएंगे। ये सोचकर दादी की आंखों से आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सफाई से साफ कर दिया, जिससे कि काव्या उन्हें देखकर दुखी न हो जाए। फिर राज ही तय वक्त पर उसे लेने उसके घर पहुंच गया था। काव्या अपनी दादी को बताकर पार्टी में चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए राज बोला, तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही हो। थैंक यू सो मच। उधर पार्टी में जब काव्या राज के साथ पार्टी में पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए डीजे के द्वारा बजाए हुए सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे। डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स डांस फ्लोर पर गिर रही थी। सभी ने काव्या को देखकर उसे बर्थडे विश किया। फिर थोड़ी देर बाद केक आ गया। केक राज ने ही ऑर्डर किया था, जो कि बहुत बड़ा केक था, जिस पर काव्या की मूर्ति जैसी बनी हुई थी। सभी केक की तारीफ कर रहे थे। काव्या ने केक कट किया और फिर राज ने उसे केक खिलाया। फिर केक खाने के बाद सभी वापस डांस फ्लोर पर चले गए और डांस करने लगे। डीजे ने पार्टी सॉन्ग्स बजा दिए, जिन पर सभी डांस कर रहे थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और तभी जैसे कुछ होने लगा। काव्या का रंग बदलने लगा था, लेकिन डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। पहले तो खुद काव्या को भी पता नहीं चला, लेकिन उसे नागगुरु की आवाज सुनाई दी, काव्या, तुरंत इस जगह से बाहर निकलो। नागगुरु की इस आवाज से काव्या का ध्यान खुद पर गया तो अपने बदलते रंग को देखकर वो सब कुछ समझ गई और किसी को कुछ भी कहे बिना क्लब से बाहर निकल गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया
और फिर वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। वो रास्ते में जा ही रही थी कि कुछ गुंडे जैसे लोगों ने उसे अकेले जाते हुए देखा, तो वो लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। काव्या का रंग जैसे जैसे बदलता जा रहा था, उसमें शक्तियां आने लगी थी। गुंडों को केवल सुंदर कपड़ों में जा रही लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उसका बदलता हुआ रंग वो लोग नहीं देख पा रहे थे। अगर देख लेते तो शायद उसके पीछे जाते ही नहीं। काव्या को अपनी शक्तियों की वजह से पीछे आ रहे लोगों का आभास हो गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द उनकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और जल्द ही वो उन लोगों से दूर निकल गई। वो लोग उसे ढूंढते ही रह गए। कुछ दूर जाने के बाद काव्या का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था और वो नागिन में बदलती जा रही थी। तभी वहां पर उसे एक विशाल नाग नजर आया। उसे देखकर काव्या डर गई और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से काली नागिन में तब्दील हो गई। काव्या के नागिन में बदल जाने पर वो विशाल नाग काव्या के सामने आकर बैठ गया और उसे शांत करते हुए बोला, काव्या, तुम्हें हमसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नागराज हैं, नागों के राजा। काव्या को नाग गुरु ने नागराज के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आपको मेरा प्रणाम राजन। सदा खुश रहो और नाग जाति का कल्याण करो। आज तुम पूरे 18 वर्ष की हो गई हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी सभी शक्तियाँ देने आए हैं, जिससे कि तुम अपने और अपने नाग कुल के दुश्मनों का संहार कर सको। ऐसा कहकर नागराज ने अपनी आँखों से कुछ अलग अलग रंगों की तरफ काव्या के शरीर के अलग अलग अंगों पर डाली। उस जगह बहुत सारा प्रकाश फैल गया था, जैसे बहुत सारे सूरज एकदम से चमक उठे हों। कुछ समय बाद काव्या के शरीर में हो रही बेचैनी खत्म हो गई और वो खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रही। उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। नागराज ने काव्या को उसके माता पिता की सारी शक्तियाँ दे दी थी और फिर काव्या अपने मानव रूप में वापस आ गई। फिर उसने नागराज को प्रणाम किया और वो वहां से चले गए। काव्या भी वापस क्लब जाने के लिए निकल गई। वो आदमी जिसने मोरनी को अपनी साधना से प्रकट किया था, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। उसे उसकी शक्तियों ने बता दिया था कि काव्या को उसकी सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। आखिरकार उस नागिन की बेटी को उसकी शक्तियाँ मिल ही गई। आज वो नागिन में बदल गई और अब इस दुनिया से पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। ही 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 ही। हा 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 हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो मोरनी को उसे खत्म करने के लिए भेजा था। मोरनी, मोरनी। वो गुस्से में चिल्लाया और अपने स्थान पर बैठकर उस काले पात्र में से पानी की कुछ बूंदें हवन कुंड में डाली, जिस वजह से धुआं हो गया और वो भी वहाँ प्रकट हो गई। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया? वो आदमी गुस्से में, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो वक्त पर क्यों नहीं हुआ? मुझे मौका नहीं मिला गुरुदेव, लेकिन मैं जल्द ही काम पूरा कर दूंगी। लेकिन अब उसके माता पिता की सारी शक्तियाँ उसे मिल चुकी हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं जल्द ही उसे रास्ते से हटाकर आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे नाकामयाबी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नाकामयाबी। जी गुरुदेव। ये कहकर मोरनी वहाँ से गायब हो गई। रास्ते में वो गुंडे काव्या को ढूंढते हुए थक जाने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक गुंडा, यार हद हो गई, लड़की थी हवा का झोंका, जाने कहाँ गायब हो गई। हाँ भाई, आसमान निकल गया या जमीन खा गई। तभी एक गुंडा एक तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाई लोगों, वो देखो, वो आ रही, उधर से आ रही है। ऐसे चल रही है जैसे कि उसे किसी चीज का कोई डर ही नहीं है, न रात का न दिन का, न हम जैसे शरीफों का। आने दो भैया। उसके ये कहते बाकी सब गुंडे हंसने लगे। तभी उनमें से एक गुंडा डरते हुए बोला, भाई ये इतनी रात में बाहर घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चुड़ैल हो और शिकार की तलाश में बाहर निकली हो। हम इसे अपना शिकार बनाने की सोच रहे हैं और पता चले कि ये हमें अपना शिकार बना ले। बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और साथ ही काव्या की तरफ बढ़ने लगे। काव्या अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान नहीं थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो उनका सामना कैसे करेगी। इसीलिए वो बस क्लब की तरफ बढ़ती रही। लेकिन जब वो और आगे बढ़ी तो गुंडे पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे छेड़ने लगे। ओ चमक चलो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? जरा हमारे साथ भी थोड़ा सा वक्त बिता लो।
मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काव्या अभी गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लोग उसे छेड़ते रहे। उधर जब सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगे तो काव्या को गायब देखकर राज उसे ढूंढने लगा। राज ने बाकी सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसका कुछ भी पता नहीं था। तभी नेहा ने कहा कि उसने काव्या को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर राज भी जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने कुछ गुंडों को काव्या को घेरे हुए देखा। उधर काव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही राज उसे घिरा हुआ देखकर बीच में आ गया और गुंडों को ललकारने लगा। अरे लड़की को क्या घेरते हो? हिम्मत है तो किसी मर्द से टक्कर लेकर दिखाओ। गुंडों का सरदार, तू कौन है बे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से निकल ले बेटा। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। जब तक शराफत से कह रहा हूँ मान जाओ और लड़की को छोड़कर दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर गुंडे गुस्सा हो गए और राज पर हमला कर दिया। भले ही राज कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी वो रोज एक्सरसाइज भी करता था। उसने थोड़ी ही देर में उन गुंडों को मारकर भगा दिया। ये देखकर काव्या काफी इम्प्रेस्ड भी हुई थी और उसकी नजर में राज का कद कुछ ऊंचा हो गया था। राज ने उन्हें भगा देने के बाद काव्या की ओर देखा। तुम ठीक हो ना काव्या? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स अ लॉट। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें नेहा ने जंगल में जाते हुए देखा था तो मैं भी आ गया, लेकिन तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? काव्या अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और काव्या ने राहत की सांस ली कि उसे राज को कुछ भी नहीं बताना पड़ा। काव्या अपने मन में थैंक गॉड की बारिश आ गई, नहीं तो मैं। अभी काव्या उस बारे में सोच ही रही थी कि राज बोल उठा, अरे यहाँ से चलना भी है या बारिश में भीगकर अपनी तबीयत खराब करनी है? तभी काव्या को जोर से छींक आ गई, जिसे देखकर राज बोल पड़ा, लो अभी हो गई ना तबीयत खराब, अब तो थोड़ा जल्दी करो मैडम। फिर दोनों जल्दी जल्दी चलकर राज की कार तक आ गए, लेकिन फिर भी दोनों काफी भीग गए थे। राज उसे छोड़ने के लिए निकल गया, लेकिन काव्या बार बार छींक रही थी तो वो उससे बोला, तुम्हें सर्दी हो गई है और जब तक हम तुम्हारे घर पहुँचेंगे तब तक सर्दी तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मेरे घर चलते हैं। तो पहले मेरे घर चलो, वहाँ से कपड़े सुखाकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं मैं ठीक। तभी उसे जोर से छींक आ गई। ये देखकर राज ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। बंगले पर आकर राज ने काव्या को दूसरे कपड़े दे दिए जो उसकी कजिन के थे, और जब काव्या चेंज करके बाहर आई तो उसने टेबल पर एक फोटो देखी, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। ये फोटो किसी और की नहीं, रवीश की थी। ये तो रवीश की ही फोटो है जिसने मेरे माता पिता को मार दिया था और नागमणि चुरा कर ले गया था। मगर इसका राज से क्या ताल्लुक है? राज इसे कैसे जानता है? मुझे राज से पूछना चाहिए, लेकिन मैं उससे कैसे पूछूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी तरह से तो पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। वैसे भी ये भगवान भोलेनाथ का ही चमत्कार है कि इतनी जल्दी मुझे अपने माता पिता के कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। अभी काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज अपने हाथ में 2 कॉफी के मग्स लेकर वहां आ गया और उसे इस तरह से विचारों में खोया हुआ देखकर बोला, अरे काव्या तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो मैंने फायरप्लेस पर आग भी जला दी है। तुम यहाँ आकर खुद को थोड़ी गर्मी दो और साथ ही कॉफी पियो जो तुम्हें थोड़ा आराम देगी। काव्या के मन में अचानक आया कि वो राज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो शायद रवीश के बारे में सब कुछ पता कर पाएगी। ये सोचकर उसने राज के हाथों से कॉफी ले ली और उसके साथ ड्राइंग रूम में बने फायरप्लेस के सामने लगी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और कॉफी सिप करने लगी। उसके एक सिप के बाद राज ने पूछा, कॉफी कैसी बनी है काव्या? इट्स अमेजिंग राज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कॉफी बना लेते हो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये कॉफी मैंने ही बनाई है? क्योंकि जब से मैं आई हूँ मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आया है, जिसका मतलब है कि हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा कोई भी नहीं है। राज उसकी इस बात पर हंसने लगा और बोला, तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं क्यों घबराने लगी? काव्या मन ही मन सोच रही थी, वैसे भी घबराने की जरूरत तो तुम्हें होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं एक नागिन हूँ तो तुम्हारी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। तभी राज बोल पड़ा, जब से तुम यहाँ आई हो काफी टेंस्ड लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही थी। अभी तुम्हारी कॉफी पीकर आराम हुआ है। ओके, अगर तुम कहो तो फायरप्लेस की आग को बढ़ा दूं? काव्या उसे रिलैक्स होकर दिखाते हुए, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बस हम 3 लोग हैं, मॉम, डैड और मैं। बाकी मेरी बुआ और उनकी बेटी भी कभी कभी हमारे यहाँ आती रहती हैं। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? मॉम डैड तो शहर में रहते हैं और मैं अपने कॉलेज की वजह से यहाँ पर। अच्छा, तो रूम में जो फोटो लगी है वो तुम्हारे डैड हैं? हाँ वही है मेरे डैड, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? एक बार को तो काव्या फिर से शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर खुद को इजी करते हुए बोली, अरे जस्ट ऐसे ही। फिर काव्या बात बदलते हुए,
अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कहकर वो वहां से निकल गई। जाते हुए वो रवीश के बारे में ही सोच रही थी। फिर थोड़ी दूर जाकर उसने अपना नागिन रूप बनाया और काली पहाड़ी पर बने शिव मंदिर की तरफ चल दी। मंदिर में पहुंचकर वो नाग गुरु को पुकारने लगी। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी पुकार सुनिए गुरुदेव। क्या बात है काव्या, तुम इतनी रात को यहाँ पर? प्रणाम गुरुदेव। शिव शंकर सदा तुम्हारा कल्याण करें। आज मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। हम जानते हैं काव्या कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है, मुझे अपने दुश्मन का पता चल गया है और अब मैं उसे खत्म कर देना चाहती हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। मगर क्यों गुरुदेव? क्योंकि ये नागवंश का नियम है कि वो किसी पर भी पहले वार नहीं करते, भले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो। जी गुरुदेव, प्रणाम। कहकर काव्या वहां से अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि दादी उसका इंतजार कर रही हैं। उसके घर पहुंचते ही दादी गुस्सा होते हुए बोली, काव्या, तुमने वक्त देखा है? तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर खतरा है और फिर भी तुम इतनी रात को वापस आ रही हो। काव्या दादी की इस बात पर उनके गले में हाथ डालकर उन्हें मनाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी दादी, आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं। आज नागराज की कृपा से मुझे माँ बाबा की सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है ना? इस पर दादी चौंक कर बोली, ये तू क्या कह रही है काव्या? हाँ दादी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, फिर भी तू अपना ध्यान रखना और चल अब खाना खा ले। जी दादी। ये कहकर दादी उसके लिए खाना निकालने लगी और फिर काव्या खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चली गई। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बक्से में से अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम ले आई और इमोशनल होते हुए उनकी फोटो से बात करने लगी। मम्मी पापा, आज मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आप दोनों का कातिल कौन है और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं उससे आपके खून का बदला नहीं ले सकती। मैं उसे जान से नहीं मार सकती। बताइए मैं क्या करूँ? यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि किसी की शादी हो रही थी और फिर उसने वहां एक आदमी को देखा जिसकी शक्ल रवीश से मिलती थी। इधर फेरे हो रहे थे और उधर उस आदमी को एक सांप ने काट लिया और वो आदमी वहीं मर गया। अचानक ही काव्या की नींद टूट गई और उसने घड़ी में देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। वो अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी कि आखिर आज उसे ऐसा सपना कैसे आया और उसे ये याद कैसे है, क्योंकि उसे तो सपने कभी याद ही नहीं रहते थे। इस सपने के बाद काव्या सपने के राज को जानने के लिए नाग गुरु के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलकर नागिन रूप ले लेती है और रेंगते हुए मंदिर तक पहुंचती है। उसके बाद वो मानव नागिन रूप में अंदर चलते हुए जाती है। आओ काव्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, पहले तुम बोलो। गुरुजी, मैंने आज सुबह सुबह ही एक अजीब सा सपना देखा। क्या इसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की ही सारी शक्तियाँ हैं, इसीलिए तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो रहा है। जी गुरुजी, वैसे आप मुझे क्या बताना चाहते थे? इतने में गुरुजी अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक रोशनी सी उनके हाथ में आ जाती है। मैं तुम्हें ये शक्तियाँ देना चाहता हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर तुमसे किसी बेगुनाह का खून हुआ तो ये सभी शक्तियाँ चली जाएंगी। और हाँ, रवीश से बदला लेने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, तो अभी तुम अपनी पहचान उसके सामने मत लाना। जी गुरुजी। काव्या उन शक्तियों को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाती है। गुरुजी, मैं अपना बदला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उस रवीश को मार कर ही सांस लूंगी। इतना कहकर काव्या फिर अपने नागिन रूप में आकर रेंगते हुए रवीश के घर पहुंच गई, जहां रवीश हॉल में बैठकर अपनी चाय आने का वेट कर रहा होता है। तभी काव्या नागिन रूप लेकर किचन में चली जाती है और नौकरों की नजरों से बचकर रवीश की चाय में अपना जहर डाल देती है। रामू, मेरी चाय कहाँ है? रवीश की आवाज सुनकर उसका नौकर चाय लेकर पहुंचता है। जैसे ही वो रवीश के पास जाता है, उसके हाथ से चाय गिर जाती है। ये देखकर काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। अरे कोई बात नहीं, आप दूसरी चाय बना लो। थोड़ी देर में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और नीचे गिरी चाय को चाटने लगती है और देखते देखते वो मर जाती है। रवीश ये देखकर बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद रवीश नहाने को जाता है। इस बार तो तू बच गया।
अब नहीं बचेगा। काव्या अपने नागिन रूप में रहकर बाथ टब के पास में रखे वायर को पानी में गिरा देती है, जिससे पूरे पानी में करंट आ जाता है। अब बस रवीश को पानी में आने की देर थी। तभी काव्या वहां से चली जाती है। रवीश टब में जाने ही वाला होता है कि बाहर से उसका नौकर आवाज देकर बुलाता है। सर जी, आपका फोन आया है। आया? अच्छा रामू, तुम जरा देखना पानी गर्म हुआ या नहीं, मैं बात कर लूं। इतना कहकर रवीश फोन लेकर बाथरूम से बाहर निकल गया और उसका नौकर अंदर चला गया और थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज आई। आ रवीश भागते हुए बाथरूम में गया। साहब वो देखो, टब में बिजली की तार गिरी हुई है। अगर आप वहां नहाने जाते तो भगवान जाने क्या होता। रवीश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। परेशान होकर वो अपने रूम में चला जाता है, जहां पहले से ही काव्या नागिन रूप में होती है। जैसे ही रवीश अपने बेड पर बैठता है, काव्या उसके पीछे से आकर उसको डसने जा रही थी और जैसे ही काव्या ने डसने के लिए फन निकाला और आगे बढ़ी, काव्या को एक झटका सा लगा और इस बात से बेखबर रवीश कुछ सोचता हुआ रूम से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद काव्या अपने मानव नागिन रूप में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं रवीश को मार क्यों नहीं पाई? मुझे जल्द से जल्द नागगुरु से मिलना होगा। इतना कहकर काव्या फिर नागिन रूप में आकर रेंगते हुए नागगुरु के पास पहुंची। गुरुजी, मैं रवीश को मारने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन जब मैं उसे डसने लगी तो मुझे कोई झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे रवीश को मारने से रोक दिया हो। मेरे मना करने के बाद भी तुम रवीश को मारने गई? ये तो होना ही था, क्योंकि रवीश के ऊपर एक सुरक्षा कवच है जो उसे एक तांत्रिक ने दिया था। जब तक वो उसके पास रहेगा, कोई भी नाग उसके करीब नहीं जा सकता। गुरुजी, तो मैं उससे नागमणि का रहस्य कैसे जानूंगी और मेरा बदला कैसे पूरा होगा? रवीश के गले में तांत्रिक का दिया हुआ एक लॉकेट है। वो लॉकेट सिर्फ रवीश अपनी मर्जी से निकाल सकता है। तुम रवीश को सिर्फ तब मार पाओगी जब उसके गले में या उसके पास वो लॉकेट ना हो। ऐसा कब होगा? आप ही कुछ बताइए। तुम उसके बेटे राज से शादी कर लो, जिसके सहारे तुम रवीश के घर में जाकर रह पाओगी। और जब रवीश उस लॉकेट को उतारे, उस वक्त तुम उससे नागमणि के बारे में पूछना और अपना बदला भी ले लेना। जैसी आज्ञा गुरुजी, मैं अपने माता पिता के खूनी से बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगी। नागगुरु के कहे अनुसार काव्या राज से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। काव्या वहां से सीधा अपने घर जाती है। इतना लेट आने पर काव्या की दादी बहुत गुस्सा करने लगती हैं। तभी काव्या दादी को सच बताने का सोच लेती है और अपने नागिन रूप में आकर दादी को सब सच बता देती है। काव्या, तुम भी अपने माता पिता की तरह हो। जी दादी, और मुझे अब मेरे माता पिता के खूनी से बदला लेना है। वैसे दादी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। दादी राज और उसकी मॉम से मिलकर काव्या की शादी करा देती है। रवीश राज की शादी में नहीं आ पाता क्योंकि वो उस तांत्रिक के पास जा रहा होता है उसके साथ जो हो रहा था वो सब बताने के लिए। अगले दिन शादी के बाद काव्या अपने रूम से बाहर निकलकर रवीश की फोटो देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने पहले तुम्हारे अपने मरेंगे, तब तुम मरोगे, ताकि अपनों को खोने का जो